नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे खान सर का सेट नंबर 2। बहुत बेहतरीन सेट है, तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस सेट का हम लोग आज 50 प्रश्न देखेंगे, बाकी के 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है। तो किस झील का जो पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया? लोनार झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, उसका जो है कलर अभी रंग बदलकर गुलाबी हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि लवणता और इसमें मौजूद शैवालों की उपस्थिति के कारण इसका कलर क्या हो गया? गुलाबी हो गया। अच्छा, लोनार झील यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। वेवनाड झील यह केरल में। कहाँ है? केरल में है, और यहाँ पे जो है नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। वहीं पुलिकट झील तो ये कहाँ? तमिलनाडु में है। और डल झील जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करें भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, वो है बूलर झील। कौन सा है? बूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी अगर झील पूछा जाए तो वह झील है चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। यह एक लेगून झील है। वहीं बात करें भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। कौन सा झील है? चोलामू झील, जो कहाँ है? यह सिक्किम में है, और इसकी ऊंचाई लगभग 5330 मीटर है। 5330 मीटर है। वहीं बात करें केरल में, और अष्टमुखी झील, पेरियार झील, ये सारे झील हैं। अच्छा, कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है। राजस्थान में भी झील है सांभर झील। कौन सा झील? सांभर झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टेमिस एकाडस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो यह नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच समझौते का एक क्या है? सेट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टेमिस एकाडस नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के बीच एक द्विपक्षीय समझौतों का एक श्रृंखला है, जो आर्टेमिस कार्यक्रम पर सहयोग करना चाहते हैं। आर्टेमिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देना है, बल्कि राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्वक संबंधों को भी बढ़ाना है। इसलिए आर्टेमिस एक्वाड्स के मूल में यह आवश्यकता है कि सभी गतिविधियां बाहरी अंतरिक्ष संधि के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गे मोसा किससे संबंधित है? तो गे मोसा यह असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़ों का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है, गेमोसा, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरीर को पोंछा जा सके। कुछ ऐसा चीज़ जिससे क्या हो? शरीर को पोंछा जा सके। चलिए अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास इस ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका हत्या का प्रयास किया गया था 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु किंग्स फोर्ट क्या हुआ था? बच गया था, और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री इसमें मारी गई थी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था, जबकि हम लोग जानते हैं खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। तो ये हुआ कब था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न, गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालीन कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका शुरू होना ही गदर क्रांति छिड़ने का क्या था? कारण था। 1914 ईस्वी में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर दिया था। उस समय यह धारणा प्रचलित थी, ब्रिटिश पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है।
उसके लिए यह एक मौका होगा। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके सहयोगी संगठनों ने इस मौके का लाभ भी उठाया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नेहरू अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नेहरू ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं बात करें गोखले ने दादा भाई जी के बारे में कहा था, यदि मनुष्य में देवत्व है तो वह दादा भाई नेहरू जी में है। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। यही दादा भाई नेहरू जी हम लोग जानते हैं, वे पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद में चुने गए थे, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अच्छा, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध नेता। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते इसमें कौन सुमेलित नहीं। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु बिल्कुल सुमेलित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ये भी सही है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कलकत्ता, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। यह जो है कलकत्ता में न होकर कहाँ है? यह भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, यह अल्मोड़ा में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। सीओ जो है हेमोग्लोबिन के साथ सबसे तेजी से भी क्रिया करता है। जब हमारे फेफड़ों में यह प्रवेश करता है तो रक्त में हेमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यह गैस हेमोग्लोबिन के अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से क्या होता है? संयुक्त करता है। चलिए, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना हरियाणा में किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में इसकी स्थापना किया गया है। यह एक उच्चतम जो है शिक्षण संस्थान। चलिए अगला प्रश्न, साधारणतः भारत विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? तो भारत जो है विश्व के लगभग 20% चावल का उत्पादन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना प्रतिशत? 20%। सबसे अधिक जो चावल उत्पादन होता है वह चीन में होता है। पूरे विश्व का लगभग 30% चावल का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है, और भारत दूसरे स्थान पे है। वहीं बात करें चावल, तो चावल का जन्म स्थान जो है भारत और इंडोनेशिया को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारत और इंडोनेशिया का माना जाता है। वहीं गेहूं का जन्म स्थान या मध्य एशिया को माना जाता है, मध्य एशिया। वहीं बात करें तंबाकू, तो तंबाकू का जन्म स्थान या दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका को माना जाता है। वहीं बात करें सोयाबीन का जन्म स्थान जो है यह चीन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? चीन को जाना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली, बिल्कुल सही। विश्व मौसम विज्ञान संगठन आबादा नाइजीरिया, यही गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह जो है जेनेवा में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी में, बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, जबकि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक लेगून नहीं है? तो कौन एक लेगून झील नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा? पेरियार झील जो है यह एक लेगून झील नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, लेगून झील क्या कहलाती है? तो समुद्र से पृथक यानी अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले पानी की झील को ही लेगून झील कहा जाता है। पेरियार जो है यह एक कृत्रिम झील है। क्या है? कृत्रिम झील है, इसे याद रखेंगे। यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील यह कहाँ है? यह केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है।
पुलिकट झील यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में संभव अधिकतर जो है क्या होता है, वहाँ का दैनिक तापांतर ज़्यादा होता है। यहाँ का तापमान और सामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में क्या होता है, कम होता है। दिन की टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात का कम होता है। चलिए, भूतकाल में भारतीय स्थल मंडल का खिसकाव किस दिशा में हुआ है? यानी पास्ट में भारतीय स्थल खंड है उसका जो खिसकाव हुआ है वह किस ओर, यानी किस ओर खिसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस ओर खिसका है? उत्तर की ओर खिसका है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड यह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का यह क्या है? भाग है। गोंडवाना लैंड में आते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये सारे एक ही पिंड से क्या है? जुड़े हुए। मध्यवर्तीय मध्यजीवी कल्प यानी 200 मिलियन वर्ष पूर्व में गोंडवाना के जो विशाल भूखंड है उसमें क्या हुआ? विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड जो है वह उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? यानी सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है, तो यह हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, सबसे अधिक अगर प्रभावित क्षेत्र की बात पूछा जाए तो है चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खान भूमि क्षेत्र। उसके बाद आता है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, यानी हिमालय का प्रवेश वाला शिवालिक श्रेणी वाला क्षेत्र। उसके बाद छोटा नागपुर की पठार, उसके बाद मालवा का पठार, उसके बाद महाराष्ट्र का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसमें जो है चंबल और यमुना नदियों का उत्खान भूमि नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? यानी जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। तो ऑप्शन में, इस ऑप्शन के चारों ऑप्शन में शिव समुद्रम सबसे पुराना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शिव समुद्रम से बिजली उत्पादन यह जो है 1902 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र। पहला की अगर बात करें तो 1897 में दार्जिलिंग में सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? तो भारत की नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है वह कौन सा है? गोंडवाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत की नवीनतम चट्टानें हैं। वहीं चट्टान प्रणाली का अगर क्रम पूछा जाए तो सबसे पुराना होता है आर्कियन। कौन सा? आर्कियन। उसके बाद धारवाड़, उसके बाद धारवाड़ के बाद कुडप्पा, क्या होगा? कुडप्पा। उसके बाद विंध्य श्रेणी के चट्टानें और उसके बाद गोंडवाना। तो सबसे नवीनतम हो जाएगा कौन सा? गोंडवाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। किस विधि पर इस पर प्राथमिकता दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं जो भाग 3 में वर्णित है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। एक बार सारे अनुच्छेद को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्षमता, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से रोका गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित होने की, संघ बनाने की, किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की यानी आवागमन की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार, श्रम पर रोक
लगाया गया है। वहीं अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजनों को प्रतिषेध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 25 अंतःकरण, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, वहीं अनुच्छेद 27 में जो है, अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जो कि एक क्या हो, संप्रदाय से हो। वहीं अनुच्छेद 28 की बात करें तो शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहीं बात करें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना अल्पसंख्यकों के लिए, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 32 जो है, इसके तहत अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रीट जारी करते हैं। कितने तरह के रीट? 5 तरह के रीट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि न कि वित्त विधेयक को, यानी यह धन विधेयक है या नहीं, यह कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर करते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। अच्छा, धन विधेयक, इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद? धन विधेयक की अगर बात करें तो संसद में राजस्व एकत्रित करने अन्यथा अन्य प्रकार के धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में है। किस में है? 110 में है। वहीं वित्त विधेयक की बात करें, इसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 12 में इसकी परिभाषा दी गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है? तो ये किस वाद में कहा गया था? तो ये कहा गया था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ वाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे बदलने की अनुमति नहीं देता। इससे पहले 1960 ईस्वी जो बेरुवाड़ी यूनियन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान की भाषा संदिग्ध हो तो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। क्या नहीं माना था? जबकि केशवानंद भारती विवाद में क्या है, इसे जो है संविधान का अंग माना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई है? तो किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई? पुर्तगाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पुर्तगाल के संविधान की जो है इससे सहायता नहीं ली गई। वहीं बात करें अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में क्या क्या लिए गए? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, ये हमेशा क्वेश्चन आता है, वित्तीय आपात, यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि ब्रिटेन के संविधान से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार लेख। वहीं जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का चर्चा है, और ये लिया गया है कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। वहीं बात करें आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन और संयुक्त अधिवेशन। इससे जो पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। अच्छा, 1935 का जो अधिनियम था इसमें 321 अनुच्छेद थे, इसे भी ध्यान रखेंगे, और 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसकी घोषणा जो है कब कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रपति जो है 3 अवस्थाओं में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। एक युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई। एक हुआ राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हुआ राष्ट्रपति शासन और तीसरा हुआ वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है यह इसकी चर्चा अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रपति 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है, जबकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं, और वित्तीय आपात इसकी चर्चा अनुच्छेद 360 में है। किस में है? 360 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार के सभी अनुच्छेद हम लोगों ने देखा, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए बिल्कुल गलत, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। ये निरपेक्ष एवं अमर्यादित है, तो ये भी गलत। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पूर्ण तथा समान है, ये भी गलत। ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, तो ये सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है उसे देखना है। चलिए देखते हैं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी गलत। संविधान के प्रविष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी गलत। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देशिका बना, ये सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, उद्देशिका पंडित नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकृत किया गया था? तो इसे स्वीकृत किया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 को। वहीं बात करें केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को क्या बना? संविधान का अंग, और कहा कि इसमें संशोधन कर सकती है परंतु इसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वहीं 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 ईस्वी में, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग हुए थे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्रिया से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो स्थल मंडल के गति को बड़े पैमाने पर वर्णित करता है। यह मॉडल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना पर आधारित था। प्लेटों के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी हम लोग कहते हैं। तो विवर्तनिकी क्रिया से जो है महाद्वीप क्या हुए थे? एक दूसरे से अलग हुए थे। चलिए अगला प्रश्न, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया यह परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप से पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहा जाता है। इस संचलन में 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक संपीड़न बल और तनाव बल यानी टेंशन। जब क्षेत्रीय संचलन बल विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है
तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे धरातल में भ्रंश या चटकने या दरार हो जाती है, अतः इससे तनाव बल कहते हैं। और जब क्षेत्रीय संचलन बल आमने सामने क्रियाशील होता है तब चट्टानें संपीड़ित हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है, जिससे धरातल में संवलन या वलन पड़ जाता है, इसे ही संपीड़न बल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया है? तो यह किसकी पुस्तक है? तो यह कलराज मिश्र की पुस्तक है, जो अभी वर्तमान में राजस्थान के कौन है? राज्यपाल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जोधपुर के सर्किट हाउस में 28 सितंबर 2021 को राजस्थान के जो राज्यपाल कलराज मिश्र, उनकी ये पुस्तक को क्या किया गया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है। चलिए, माउंट एटना है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। क्या है? एक ज्वालामुखी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है यूरोप के इटली में है। इटली का एक द्वीप है सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप? सिसिली द्वीप उसी पर अवस्थित है। यह इटली के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थित एक ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स की सीमा पर स्थित है। माउंट एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, यूरोप की बात आई तो यूरोप का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो एलब्रुज जो है यह यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है जो रूस में स्थित है। अच्छा, यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है लगभग बहुत सारे जो कंट्री है इसी के किनारे अवस्थित है, जैसे ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, स्लोवानिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया। ये इन देशों से होकर यह नदी बहती है। डेन्यूब नदी के तट पर जो प्रमुख शहर है वह है बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड, ये सारे हैं। वहीं बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। वहीं बात करें यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा अगर नगर पूछा जाए तो वह है लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। चलिए, इटली की बात है तो इटली विश्व में सबसे अधिक अंगूर व जैतून का उत्पादन करता है। अंगूर और जैतून का। चलिए अगला प्रश्न टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल यह अकबर के दरबार में रहता था और इन्होंने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने दहसाल व्यवस्था को भी लागू किया था। दहसाल व्यवस्था को लागू किया था। टोडरमल खत्री जाति का था। कौन से जाति का था? तो यह खत्री जाति का था। इसका जो वास्तविक नाम था वह था अल टंडन इसका जो है वास्तविक नाम था, अल टंडन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था बदायूनी ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके बारे में कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में था। तुगलक, इसी के दरबार में मोरक्को यात्री आया था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता आया था, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक की रचना किया था। यही मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने हिंदुओं का त्यौहार में भाग लिया था, होली और दिवाली में इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया था। वहीं बात करें इसकी मृत्यु कब हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुआ था 1351 ईस्वी में। 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख? तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो यह है तीसरे मंडल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे मंडल में इसकी चर्चा है। और इसकी रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया। विश्वामित्र ने इसकी रचना किया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 2 और 7 सबसे पुराना मंडल है, जबकि 1, 8, 9 और 10 ये परवर्ती काल के मंडल हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत में मध्यपाषाण कालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
तो मध्य पाषाण कालीन हड्डी के उपकरण और आभूषण यह भारत में प्राप्त हुए हैं महदहा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से प्राप्त हुए? महदहा से प्राप्त हुए। महदहा यह कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है, जहाँ से हड्डी के उपकरण और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने, कौन? जी.आर. शर्मा ने 3 स्थलों का उत्खनन किया, जिसमें इस स्थलों में से झील, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान, निवास क्षेत्र आदि शामिल है। बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र तथा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र से हड्डी और सींग निर्मित उपकरण तथा आभूषण बड़े पैमाने पर यहाँ से प्राप्त हुए। चलिए अगला प्रश्न, नवपाषाण युगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से ये जो है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। चलिए, सिकंदर के आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये मशग जो है राजधानी था, यहाँ की जो है स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था और राज्य का नाम था अश्वक। क्या नाम था? अश्वक। अश्वक राज्य की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था, जिसकी राजधानी मशग था। वहीं बात करें सिकंदर, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व बीसी में हुआ था। उसका पिता का नाम फिलिप था। पिता का नाम क्या था? फिलिप था। और इसके गुरु का नाम अरस्तु था। क्या था? सिकंदर का गुरु का नाम अरस्तु और इसका सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का भारत में पहला अभियान 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, जो झेलम नदी के तट पे हुआ था। और उसके बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी और ब्यास नदी तक पहुंची, लेकिन ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर का घोड़ा का नाम था बऊकेफला। क्या था? बऊकेफला। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो संबंध है हम लोग जानते हैं किससे? तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीनतम संश्लेषण पद्धति के अनुसार इसका जो उपयुक्त समय काल जाना जाता है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसका जो विस्तार था वो कैसा था? आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का कभी कभी इसकी जो है सीमा पूछी जाती है, तो उत्तर में इसका विस्तार कहाँ था? तो उत्तर में इसका विस्तार था मांदा तक, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यह चिनाब नदी के किनारे था। वहीं पूरब, तो पूरब में यह जो है इसका विस्तार था आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे था। वहीं बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में इसका क्षेत्र था सुटकुड्डा गेडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान, और यह दास्क नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? दास्क नदी। और दक्षिण में इसका जो विस्तार था वह दैमाबाद था, जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहा गया है? तो किस नदी को कहा गया है? तो यह नदी थी सरस्वती, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। अच्छा, वेद की बात आया तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेयी और कोशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। वहीं सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविंश और षड्विश। जबकि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। कौन सा है? गोपथ। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार राज्य में हरित आवरण है
तो बिहार राज्य का जो हरित आवरण है वह कितना प्रतिशत है, तो यह है 15%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है, 17% से अधिक। और सबसे उपयुक्त होता है 33%, जो जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 का थीम था रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विबल एंड सुटेबल वर्ल्ड, जबकि 2020 का थीम था शेपिंग पीस टुगेदर। सितंबर की बात आई है तो सितंबर के प्रमुख दिवस को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 5 सितंबर को मनाते हैं हम लोग शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। वहीं 8 सितंबर को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। जबकि 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं हिंदी दिवस और विश्व बंधुक क्षमा याचना दिवस। 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं अभियंता दिवस, अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे। जबकि 20 सितंबर को हम लोग मनाते हैं आरपीएफ स्थापना दिवस। 21 सितंबर देख लिया। 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, इसे भी याद रखेंगे। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है, तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क यह स्थापित किया गया है बिहार के खगड़िया जिला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थापित किया गया है, खगड़िया में स्थापित किया गया है। चलिए, अभी तक बिहार के 2 मेगा फूड पार्क बिहार को मिले हैं, कितना, 2 मिले हैं। अगला, एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो एंगस्ट्रॉम जो है यह तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा को जो इकाई होता है वह जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। आवृत्ति की इकाई हर्ज होती है, जबकि वेग का इकाई तो मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम हम लोग जानते हैं यह जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर यह जो है कार्य करता है। अच्छा, परमाणु बम इसका आविष्कार किसने किया, ओपेनहियर ने। किसने किया था, ओपेनहियर ने किया था। वहीं हाइड्रोजन बम वह नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है और इसका खोज किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने इसकी खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्राकृतिक रूप से किसका आइसोटोप्स का उपयोग करते हैं, यूरेनियम का। किसका करते हैं, यूरेनियम का उपयोग करते हैं। परमाणु भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 1 पिको बार बराबर होता है, तो 1 पिको बार बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है वह क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों कण करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बेकरल और मैडम क्यूरी ने किया था। अच्छा, रेडियो सक्रिय तत्व, जब किसी तत्व से अल्फा बीटा गामा का तीनों निकल जाते हैं तो वह तत्व जो है सीसा हो जाता है। क्या हो जाता है, सीसा हो जाता है। वहीं बात आई अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा जो कण होते हैं वह कैसे होते हैं, तो यह धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बीटा कण ऋणात्मक होती है, जबकि गामा किरण क्या होता है, उदासीन होता है।
क्या होता है, उदासीन होता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का होता है, वेधन क्षमता, भेदने का क्षमता गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो अल्फा किरण का होता है। किसका होता है, अल्फा किरण का होता है। रेडियो सक्रियता की माप क्या होती है, तो GM काउंटर, GM काउंटर जो है रेडियो सक्रियता की माप होती है। चलिए अगला प्रश्न दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है, तो दूध इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायस का उदाहरण। पायस 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है। एक तरल अन्य तरल में परिक्षेपित होता है। कई पायस जैसे तेल पानी के पायसन होते हैं, जिसमें आहार वसा प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले तेल का एक समान उदाहरण है। पायसन के और उदाहरण मक्खन, दूध, क्रीम, ये सारे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पारद धातु मिश्रण है, तो पारद धातु जो है यह किसका मिश्रण होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारद धातु जो है यह इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम कहा जाता है। एक अन्य धातु के साथ पारा के मिश्रण से निर्मित मिश्र धातु है। दंत चिकित्सक में चांदी पारा जो है अमलगम, इसका जो है उपयोग किया जाता है। सोने पारा का उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। तो पारद क्या होता है, यह एक मिश्रण होता है। चलिए देखते हैं आज का परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 20वीं शताब्दी में खोजों के बाद यह सिद्ध हुआ कि परमाणु क्या होता है, विभाज्य होता है, और वह मुख्यतः 3 कणों से बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है इस पर एक धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो है यह उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। अच्छा, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया, पोजिट्रॉन, तो पोजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन ने। किसने किया था, एंडरसन ने किया था, एंडरसन ने किया था। अच्छा, इसका जो है मास पूछा जाता है, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका जो द्रव्यमान होता है वह लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह 9.1095 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम होता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका जो द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये था खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट बनते हैं उसे कॉपी में नोट करने का, ताकि रिवीजन में आसानी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।